अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और वीकेंड के हवाले से आगे आने वाला जो वीक डे है वो भी इंशाल्लाह और हमारी दुआओं से अच्छा गुजरेगा। जो वीकेंड के ऊपर जो भी तमाम तर डेवलपमेंट्स हुई हैं और अभी तक यानी कि 1 बजे तक की जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर उसकी तज्ज़िया और तबसरे लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा से मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ बशीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, क्या डेवलपमेंट्स हैं आज सर वो मैं बता दीजिए जरा। हाँ, मैं जल्दी जल्दी अपने नाज़रीन को ज़रा बता दूं कि डेवलपमेंट्स क्या हैं। जनाब 12:30 बजे की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर और प्रैक्टिस का जो एक्ट 2023 के कलदम की वो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समात शुरू हो चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। प्लस समातें कुछ भी काफ़ी उनके हवाले से आज जो हैं वो हमारे पास टॉप स्टोरीज़ में हैं। इमरान खान अपने खिलाफ 121 मुकदमात में जो कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त है उस पर आज मुमकिना तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से जो प्रोटोकॉल है वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, पहुंच चुके हुए हैं और अब वो पेश होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वज़ीर आज़म की जानिब से बहुत सी मज़म्मत आई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि हमारे जो इंटेलिजेंस और जो हमारी मतलब लाइक फ़ौज है उसके ऊपर अफसरान पर इल्ज़ामात जो हैं वो बेबुनियाद नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे थे, वो इनका कहना ये था कि इमरान खान अपने मामूली सियासी जो उन मामलात के लिए जो लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो लगाना मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस है और उसके बाद फ़ौज है और आपको पता है कितना अक़लियती और कितना कलीदी किरदार अदा करती है एक जो ये वाली फ़ौज होती है, फोर्सेस होती हैं हमारे एक मुल्क के अंदर। उस हवाले से बात हुई है। इमरान खान पर हमला करने के लिए फ़ौज फ़ौज के पीछे छुपने की कोशिश ना की जाए, ये इल्ज़ाम लगाया गया है असद उमर की जानिब से, क्योंकि चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये बातें की हैं कि इमरान खान जो हैं अपने उस सियासी मामलात को करने के लिए फ़ौज और इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो असद उमर यानी कि पीटीआई की जानिब से भी ये आगे से बात की गई है कि आप हमें जो है ना नीचा गिराने के लिए फ़ौज का सहारा ना लें। बहुत सी और भी स्टोरीज़ हैं, वो गाहे बगाहे प्रोग्राम में ब्रेक्स के बाद हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। अभी जब हम स्टार्ट करते हैं अपने, तो मैं उनसे काशिफ साहब से ये पूछना चाहूँगी, सर सुप्रीम कोर्ट में समात शुरू हो गई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को कलंदम करार देने की। जो 6 दरख्वास्तें बेसिकली 6 दरख्वास्तें हैं जो डिफरेंट लोगों की तरफ से हुई हैं और इसको तो जाहिर है कि इसके ऊपर स्टे तो पहले ही कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़िज़ा है, जो अदालती डिसओबेंस की जो पॉलिसी चल रही है वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की तरफ से, उस तनाज़र में मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त ये आज हो रही है, समात हो रही है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बिल बनाया गया है, ये जो एक्ट बनाया गया है, विच इज़ नॉट अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो नहीं है, क्योंकि 2/3 चाहिए होता है उसके लिए। और ये कहते हैं कि अधूरी पार्लियामेंट से जो करवाया गया है, उसके पेश नज़र सिर्फ और सिर्फ जो है डिसोबेंस थी और इलेक्शन से भागने की जो है वो उनकी कोशिश है। उसके साथ साथ वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान के तहत जो तजवीज़ किए गए इख्तियारात हैं उसके ऊपर जो है एम्बार्गो लगाने की कोशिश की गई है, जो मैं समझता हूँ कि एक इदारे की तरफ से दूसरे इदारे जो बड़ा सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके जो है उसके डोमेन में घुसने की कोशिश की गई है और उसकी आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश है। और मैं आई एम श्योर कि ये जो पसंद स्पेसिफिक किस्म के लॉज हैं या आइन साजी, इवन आइन साजी भी हो या कानून साजी हो, वो कभी भी प्रिवेल नहीं कर सकती है, उसको अदालतें सेटिसाइड कर दिया करती हैं और होपफुली ये जो है सेटिसाइड हो जाएगा। इन अदर वे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से आप एक काम को करने के लिए एक ट्रैक पे चलने की कोशिश होती है और आप जब नहीं करना चाह रहे होते तो आप इधर 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 इधर, यानी कि इधर इधर का मतलब मेरा ये है कि साइड बाय साइड जो आप इदारे हैं उनको भी बीच में अपनी लपेट में लेते हैं। मुझे एक चीज आप मुझे बताइए, मतलब यही कहना चाह रहे हैं कि आप इधर भी फंसा लें ताकि वो कहते हैं पंजाबी में तानुआ पड़ी रहे। मुझे एक बात बताइए, देखिए ये हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए, पाकिस्तान आर्मी बड़ा स्टीम इदारा हमारा जी, उसका जो है आर्मी चीफ एक ही होता है, कमांड उसके पास होती है। सूबे का जो प्रोविंशियल आईजी होता है उसके पास पूरे सूबे की जो है कमांड होती है पुलिस की। इसी तरह किसी भी डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, डीजी होता है या सेक्रेटरी होता है, प्रोविंशियल लेवल पे अगर पाए तो वो एक ही होता है, एडिशनल हो सकते हैं लेकिन एक ही होता है, कमांड उसकी ही चलती है। तो ये हमने पहली दफ़ा देखा कि आपने तो जनाब सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कमांड जो है उसको छेड़ दिया,
सिर्फ इसलिए कि वो सुओ मोटो ना लें, आप जी भर के खेलें, आप जो मर्जी करें, आपके खिलाफ जो है कोई चीफ जस्टिस जो है सुओ मोटो ना ले सके। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अनफॉर्चुनेटली जिसमें तमाम ही इदारे जो हैं ना सिर्फ करप्ट हैं बल्कि पोलिटिसाइज हो चुके हैं पिछले 30-40 साल से। आपका कहने का मतलब है कि चीफ जस्टिस सुओ मोटो लेने का हक रखता है? वही, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें एम्पावर करता है। नहीं कर सकते 184(3) के हिसाब से, और उसके बाद फिर वो पूरी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी उस आइन की, वो 2/3 के साथ, वो 2/3 के साथ। और मेरे ख्याल में वो भी जो इस किस्म की अमेंडमेंट होगी वो सुप्रीम कोर्ट जो है उठा के बाहर फेंक देगा जी। क्योंकि देखिए पार्लियामेंट एक आइन बनाती है, कानून साजी करती है, और उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उसकी होती है थ्रू कोर्ट्स। तो सर स्पेशली कोर्ट्स, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं। बात करेंगे कि इदारों की बालादस्ती के लिए तो हर एक इदारे के अंदर ऑब्वियसली हर एक का एक कोई ना कोई तो पॉइंट है, इंटरनल होता है। लेकिन जो मैं बात करने लगा वो सुन लीजिए, खड़े हो इस चीज के लिए। पार्लियामेंट आइन साजी करेगी, पार्लियामेंट कानून साजी करेगी, लेकिन इसकी दिलचस्प और खूबसूरत बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन होगी थ्रू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन बाद में वही पार्लियामेंट जिसने वो कानून बनाया है वही उस आइन और कानून के ताबे होगी। ये नहीं हो सकता कि आप कानून साजी कर लें और उसके बाद आप उसको मादर पिदर आज़ादी की तरह, आज़ाद लोगों की तरह जिधर मर्जी तो घुमा दें। हर इदारा, हर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चाहिए कि वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए सब खड़े हो ना। आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन आप जहाँ देखें कि जिस मुल्क में इदारों को पिछले 40 साल से पोलिटिसाइज किया गया हो, अभी मेरे ख्याल में हमारे साथ हलाली साहब हैं, वहाँ पे अदालतों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो सुओ मोटो नहीं लेंगे, अगर इंटरनल ऑडिट जो है तमाम डिपार्टमेंट्स का जीरो है, बिल्कुल भी नहीं है अकाउंटेबिलिटी। अब मैं वही बात करूँ, अच्छा हर डिपार्टमेंट की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी भी होती है, वो जो कि पिछले हम 15-20-30 साल से देख रहे हैं। ज़फर इलाही ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हलाली साहब वेलकम टू द शो। मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आप कैसे देखते हैं इसको? ये क्योंकि पार्लियामेंट, इंतज़ामिया, मुकन्नना, ठीक है जी, और अदलिया, ये तीनों जो हैं एक दूसरे के डोमेन में नहीं घुसते हैं, लेकिन आपने शायद सुना हो कि पार्लियामेंट आइन साजी करती है और इम्प्लीमेंटेशन थ्रू सुप्रीम कोर्ट होती है, लेकिन वही पार्लियामेंट बाद में उसी आइन और कानून के ताबे होती है। यहाँ कुछ और नजर आ रहा है। इधर तो हर चीज हो रहा है जो किसी और मुल्क में नहीं नजर आ रहा है। ये चलते चलते रास्ते में आइन को बदलते हैं या बदलने की ख्वाहिश रखते हैं, और एज अ रिजल्ट किसी को पता ही नहीं चलता है क्या है। कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है। अभी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अब तो लोग कह रहे हैं कि आइन तो छोड़ें, ये जो तबादला चाहते हैं आइन में, क्या ये हो सकता है, क्या ये होगा? और नहीं कि पार्लियामेंट करेगी कि नहीं, क्या जजेस इतने हैं जो इसको एक्सेप्ट करें और इस आइन को इम्प्लीमेंट करें? देखिए, इट इज टोटल कंप्लीट केओस, कोलैप्स। आप समझ केओस कह रहे हैं जी, आप केओस की बात कर रहे हैं। केओस, पॉलिटिकल केओस है, इंस्टीट्यूशनल केओस है, लीडिंग टू कोलैप्स। लेट मी टेल दैट आल्सो। तो स्टेट की इस हालत को आप क्या कहेंगे? रियासत कहाँ खड़ी है आज? देखिए, स्टेट की हालत बाहर के लोगों के ख्याल में ये है कि आजकल के थिंक टैंक्स को एक ज्यादातर एक ये दिया जाता है, एक एक्सरसाइज दिया जाता है कि पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो क्या होगा। आप समझ गए? पोस्ट पाकिस्तान सिनेरियो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप लाली साहब। यस, बड़ी खतरनाक बात है ये तो। आप देख नहीं रहे हैं लोगों के रवैया में? आपने देखा नहीं हिंदुस्तान का क्या रवैया था? तो ये जो है, अगर आप ऐसे चलेंगे तो यही होगा आपके साथ। आप मुझे बताएं, ठीक से बताएं, आप क्या समझते हैं लोग, क्या नहीं हो रहा है? वी आर विद इन अ स्टेप फ्रॉम रिवोल्ट। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। वजीर आजम ने आज जो कल इल्ज़ामात लगाए हैं और बड़ी अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ की अगेंस्ट इमरान खान, मैं समझता हूँ आपका टेक उसके ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं जी इमरान खान के फौजी अफसरान पर इल्ज़ामात काबिल मुज़म्मत हैं और इंटेलिजेंस अफसरान पर संगीन इल्ज़ामात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक ऐड कर लीजिएगा मेरी एक लाइन कि हमने 1.5-2 साल पहले देखा
कि कैसे जलसों में यही मियाँ शहबाज शरीफ साहब के भाई और इनकी भतीजी जो है वो अब्यूज़ करते रहे? देखिए, आपको मैं क्या कह सकता हूँ, आई एम सॉरी, हम एक लाफिंग स्टॉक बन गए हैं पूरे दुनिया में। जिस मीटिंग पे जाओ वो कहते हो ओह पाकिस्तान आया है, ओह ये आदमी कितने देर तक रहेगा। आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं। मेरे बेटे के बिजनेस पार्टनर दे डोंट वांट टू कम टू पाकिस्तान। वो कहते हैं आपके साथ एग्रीमेंट क्या करें, आपको खुद ही नहीं पता होता है क्या होने वाला है। और जितने आपके लोग निकले 9 लाख तो निकल गए थे। 9 लाख एक साल में निकल गए जी। 9 लाख एक साल में निकल गए थे। अनप्रेडिक्टेबल सी सिचुएशन हुई है, कोई जाना ही और काम ही नहीं करना चाहता हमारे साथ। यस, एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। इन लोगों को समझाएं। ये एक एक को जो गाली देते हैं, एवरी टाइम ये मुंह खोलते हैं और एक एक को गाली देते हैं, पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की हमारे नुकसान होता है। तो कौन इन्वेस्ट करेगा? ऑन द फर्स्ट हैंड प्रेसिडेंट सेट ही नहीं होना चाहिए था कि एक दूसरे के बारे में इस तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कोई पता नहीं चलता उस टाइम का। आपकी हुकूमत भी आ जाती है, फिर आप लोगों की ब्लेम गेम्स हैं, आपकी लैंग्वेजेस इतनी अजीबो गरीब सी फाउल हो चुकी हुई हैं एक दूसरे के लिए, आपको खुद भी समझ नहीं आती कि आप क्या बात करें किसी के लिए। लाली साहब, कल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने तो ये भी कहा कि मेरे खिलाफ जो करप्शन के केसेस थे, आल्दो के वो तो बड़े ओपन एंड शट केसेस थे, लेकिन उनका फरमाना था कि वो जो केसेस से मेरी जान छुटी है, मैं बेल आउट हुआ हूँ, तो उस पर दुनिया बहुत खुश हुई है और उनको पता चला कि जी मेरे पे जो फेक केसेस बनाए गए थे, इसलिए मैं निकला हूँ, इसलिए मैं बेल आउट हुआ है मेरी। चलिए जी, उसको कहने से जो कह रहे, जो आदमी जिस दिन उसकी सेंटेंसिंग होने वाली थी उस दिन उसको प्राइम मिनिस्टर का ओहदा लिया है। ये कभी हुआ है? ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। बल्कि ज़फर अली साहब, डॉक्टर रिजवान वाज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो वो बड़े अफसरदा थे और इसीलिए उनकी जान भी आपको पता है कि बड़े मशकूक तरीके से वो उनकी वफात हुई। डॉक्टर FIA डॉक्टर रिजवान की बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या करें जी, ये माने मेरे ख्याल में जितना हम एक ऐसे बातें करते हैं उतनी शर्म आती है। पता नहीं आपको, मुझे तो बहुत शर्म आती है ऐसी गुफ्तगू पे कि व्हाट डेप्थ्स, कितने लो हम सिंक हो सकते हैं। अफसोस है कहना पड़ता है। आपकी इस बयान पे वज़ीर आज़म साहब के, मुझे आपका वही अभी सेंटेंस याद आ रहा है, बल्कि वर्ड फिर आ रहा है मेरे माइंड में कि हम खुद क्यों लाफिंग स्टॉक बनते हैं पूरी दुनिया के सामने। यस यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए क्या हो क्या रहा है। वो जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, वो कहता है कि यू आर रनिंग आउट ऑफ क्रेडिबिलिटी या यू आर रनिंग एज क्विकली एज यू आर रनिंग आउट ऑफ डॉलर। सोचिए तो। लाली साहब, आपने फॉरेन सर्विस बहुत तमाम उम्र की, आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो दौरा किया, क्या और जो उनका वहाँ पे स्टांस था, जो उनको वेलकम जिस तरीके से किया गया, योर टेक प्लीज। मैं तो शर्मिंदा हूं कि उन्होंने एक रिसेप्शन, एक इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है, जिधर जो आदमी दावत दे रहा है वो कह रहा है ना मैं इसके साथ हाथ भी नहीं मिलाऊंगा। ये तो एक टेररिस्ट फैक्ट्री का वर्कर है। ये तो एक टेररिज्म इंडस्ट्री चला रहे हैं इन लोग। आई डोंट वांट टू मीट हिम, आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम। इसके बाद आप चलिए, देखिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, खाने पे अगर आपको कोई दावत दे और आपका होस्ट आपके एक फेलो गेस्ट को कहें कि मैं तो इसको देखना ही नहीं चाहता हूँ, मिलना ही नहीं चाहता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? तो बुलाया क्यों? और जिस आदमी को ये पैगाम पहले से पहुंच गया था पब्लिकली, वो एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि मैं एज फार एज आई नो, मैं समझता हूँ कि जो फॉरेन आपकी पॉलिसी होती है वो बराबरी की सतह पे होती है और कुछ लो और कुछ दो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट या म्यूचुअल हेटर्ड पे मबनी होती है। नहीं, एक और बात भी है कि वेराज आप ये देखें कि अगर हम इवन क्रिकेट के लिए भी अगर कोई प्लेटफॉर्म हम लोग कहते हैं, वेन्यू देते हैं अपना, तो इंडिया फौरन कह देता है कि हमने तो जाना ही नहीं है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी को इस तरह से अपग्रेड करके रखा हुआ है उसने। देखिए, हेलो जी मैं सुन रहा हूँ ज़फर अली साहब। देखिए, सीधी सादी बात ये है, सोचिए 2 मिनट के लिए कि ये जो गया है उधर, ये कह रहा है कि मैंने उनको खूब सुनाया। किधर सुनाया है? एजेंडा पे आइटम था। देखिए, मीटिंग के पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप से पहले ये SCO ने इंडिया और पाकिस्तान को कहा था, मेहरबानी से आप अपने बायलैटरल डिस्प्यूट्स
उसको आप हमारे इस्तेमाल ना, ये मीटिंग को ना इस्तेमाल करें टू पब्लिसाइज योर बायलैटरल डिस्प्यूट्स, इसलिए वो क्लाइमेट विशिएट हो जाता है, क्लाइमेट ऑफ कॉन्फ्रेंस और ये वो। तो माने कि आप इस पे जिक्र ना करें। अब एक आदमी आपको एक दावत देता है और दावत देने के साथ उसी दावत में कंपनी कहता है आई विल नॉट टॉक टू हिम, आई विल नॉट शेक हैंड्स विद हिम, टॉक टू हिम, आई विल नॉट शेक हैंड्स विद हिम, आई विल नॉट ग्रीट हिम। ये तो टेररिस्ट इंडस्ट्री का एक नौकर है। तो ये तो फिर आपके सफारती सतह के ऊपर भी बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन हुई ना जी। ये तो मैं तो अगर होता, मैं चाइना और रूस को कहता ये आप समझते हैं ये काबिल कबूल है ये दावत? मैं एससीओ को आना चाहता हूँ। आप लोगों ने तो मुझे रीअश्योरेंस दिया था कि बायलैटरल डिस्प्यूट्स इस तरीके से नहीं आएंगे, और कश्मीर तो खैर अगर हम ले आते भी, इट्स नॉट बायलैटरल, इट्स एन इंटरनेशनल डिस्प्यूट, सिक्योरिटी। गिलानी साहब, जियोपॉलिटिकली हालात बहुत चेंज रैपिडली हो रहे हैं पिछले 1-2 साल से। उस तनाज़र में मैं आपका टेक चाहूँगा कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो बड़ी अच्छी तरह हम देख रहे हैं कि जो नीड ऑफ द आवर भी थी, पिछले साल अप्रैल में वो स्विच करने लगी थी दूसरे ब्लॉक की तरफ, लेकिन आज 1 साल के बाद तकरीबन आप क्या देखते हैं कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी के अंडर जो फॉरेन पॉलिसी चलाई जा रही है वो किसके इन्फ्लुएंस्ड है? मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जो है वो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी कोई और जगह बनता है, उसका कुछ इनपुट थोड़ा सा होगा, मगर बनता किसी और जगह है। बात असल सीधी सादी ये है कि आप इस नौबत पे आ गए हैं कि आपका एक ही चीज है, योर न्यूक्लियर वेपन्स। अब मुझे आप जवाब दें, कैसे अगर आप डिफॉल्ट कर जाएं, अगर आप कोई पाकिस्तान में आपको पैसे ना दें तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? क्या करेंगे आप? मगर अगर वो कहें कि ये न्यूक्लियर वेपन छोड़ दो, तो आपने अपने आप को, यू engineered yourself into a position where you are going to be stripped of your nukes, and then after that, वो तो फिर वक्त की बात है ना, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, खुदा जाने कितना ये चले जाएगा, वो चले जाएगा। इसलिए तो पोस्ट पाकिस्तान सिनारियो पे लोग अब गौर कर रहे हैं। लाली साहब, एक और बड़ी अलार्मिंग जो है इस वक्त हमारे पास न्यूज़ आ रही है पिछले 1-2 दिन से, वो है कि जी बजट साजी पर हुकूमती इक़्तिसादी टीम हेडेड बाय इसहाक डार और IMF हुकाम में राब्ता हुआ है, और IMF टीम से मुशावरती अमल जो है 25 मई से शुरू करने का फैसला फॉर पाकिस्तानी बजट। आपका टेक प्लीज। बस ये बजट देखिए, इस बजट में वही करना पड़ेगा जो वो कह रहे हैं, और अगर नहीं कर, यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू डू व्हाट दे टेल यू, अदरवाइज नो लोन्स, अदरवाइज यू कांट पे योर डेट बैक, एंड देयरफॉर यू आर इन डिफॉल्ट एंड बैंकरप्ट। जफर अलाली साहब, जो मैंने आपसे पहले सवाल किया इसका मतलब वो इंटरलिंक है। हमारी फॉरेन पॉलिसी जो मैंने आपसे पूछा कि कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, तो आज जब IMF टीम के साथ मिलकर उनके मशवरों से, उनके अहकामात के साथ जो है वो कोशिश की जा रही है बजट बनाने की, तो ये फॉरेन पॉलिसी और आपकी बिजनेस पॉलिसी तो सेम हुई ना जी। फिर आपकी सीधी सादी बात आप करें जी, the denuclearization of Pakistan, and for those who want the denuclearization of Pakistan, the disintegration of Pakistan is a priority. Pakistan is a priority. अली साहब, बहुत ये अलार्मिंग बात है कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती टाइम देखिए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। नाजरीन, आपको बताते चले कि सिंध के ज़िमनी बल्दियाती जो इंतखाबात थे उसमें कराची ने पीपल्स पार्टी यानी कराची में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। पीपल्स पार्टी ने 11 काउंसिल्स में से 7 पर कामयाबी हासिल की है और पीपल्स पार्टी ने मजबूरी तौर पर 67 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसका मतलब ये हुआ कि कराची आज भी पीपल्स पार्टी का है। जी काशिफ साहब। नहीं है, उनका है तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट जो इलेक्शन को कंडक्ट किया गया है
क्योंकि पीटीआई भी इसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चली गई है। हाँ। और जमात इस्लामी तो जो बड़ा उनका कम बैक हुआ था, हमने देखा था कि बलदियाती इंतखाबात में, हाँ और ये अव्वल जो उनका पहला जो दौर था जो इलेक्शंस का बलदियाती इंतखाबात का, उसमें तो वो स्पीड कर रही थी, लेकिन बाद में ये जो मैनिपुलेशन की गई है और ये जो आजकल हमने देखा कि 11 कौंसल्स में जो है 7 पर पीपल्स पार्टी जीत गई। मैं आपको ये बताता चलूँ अपने व्यूवर्स को भी कि कराची कभी भी पीपल्स पार्टी का कर नहीं रहा। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब जिंदा थे उस वक्त भी उनको एक सीट मिला करती थी लियारी की। अच्छा। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी उनका कराची कभी भी उनका होल्ड नहीं था। कराची हमेशा से जमात इस्लामी और जो दीनी जमातें हैं, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब भी वहाँ से हुआ करते थे, तो ये उनका गढ़ था जिसको ज़ियाउल हक ने जो उनको जोर तोड़ने के लिए मजहबी जो जमातें हैं उनको तोड़ने के लिए MQM को लाया, जिसने बाद में 30-40 साल बहुत ख़राबी की। अच्छा। और आज भी हम देखते हैं कि जमात इस्लामी का कम बैक हुआ, लेकिन उनकी जो फतह है वहाँ पे कराची में उसको रोका गया है बाय मतलब सो मैनी मीन्स। और हम देख रहे हैं कि जो पहले जो गिला करती रही मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी किसी ज़माने में कि हमारा मैंडेट चोरी किया जाता है, आज मेरे ख्याल में कराची में पीटीआई और ख़ास तौर पे जमात इस्लामी का मैंडेट चोरी हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिगिंग हुई है और कुछ हैदराबाद में रिजल्ट्स भी रोके गए थे। जी, कराची में भी हुई है, सिंध में भी, और हैदराबाद में जैसे आप कह रही हैं, तो ये प्रोटेस्ट तो हो रहा है, लेकिन आप बाय फोर्स जो है अवाम का मैंडेट उसको स्टील कर रहे हैं, उसको रिग करके। हम जमात इस्लामी के मैंडेट को भी अगर चोरी किया गया तो उन्हीं की जुबानी हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी अमीरुल अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अमीरुल अजीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर आपको आवाज आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई। एग्जैक्टली, हाँ जी, राब्ता बहाल होता है तो उनसे दोबारा बात करते हैं, उनसे पूछते अच्छा, हैं। देखिए ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप जो जमातों का किसी भी पॉलिटिकल जमात का मैंडेट को 2023 में भी जो है आप स्टील कर रहे हैं, आप रिक कर रहे हैं। बेसिकली तो ये चूजन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो तो हक है अवाम का, वो जिसको चाहे मुंतखब करें और वो उनका जिम्मेदारी भी वही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया जाता है, अवाम किसी को वोट देती है, रिजल्ट किसी और का अनाउंस किया जाता है। इसमें ज़ाहिर है कि हुकूमतें शामिल हैं, इलेक्शन कमीशन शामिल है, और ये बड़े अफसोसनाक अम्र है। देखिए ना, आप ये देखें ना, अगर जमात इस्लामी कहती है ये जो है कराची या सिंध, चलो सिंध हमारा है, इधर कहते हैं पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध हमारा है, अब तो ये तो अवाम बताती है ना कि क्या है। अब देखें एक टाइम पर अब बलदियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को जो है वो जीत मिली, उसके बाद अब देख रहे हैं तो अब पीपल्स पार्टी है। इसका मतलब है कि सिंध की जो अवाम है वो भी अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की, का शिकार है, कभी करते कभी कहते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, इस पे बात हमारे साथ जुड़े हैं अमीरुल अजीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीरुल अजीम साहब, कल जो रिजल्ट आया है, ज़िमनी इंतखाबात हुए बलदियाती, उसमें जो है 11 कौंसल्स में से 7 पर पीपल्स पार्टी ने क्लेम कर रहे हैं कि मतलब कि हम जीत गए हैं। तो हमें जो नज़र आया, जो पहला मरहला था बलदियाती इंतखाबात का सिंध और कराची में, उसमें तो स्पीयर हेड कर रही थी जमात इस्लामी, क्योंकि उसके साथ आपके जो 2-3 मेयर्स थे माजी में, उनकी खिदमत का जो रिवार्ड अवाम ने दिया। आप क्या समझते हैं कि कल के रिजल्ट के बाद आपके साथ वहाँ पे आपका मैंडेट चोरी किया गया, स्टील किया गया? नहीं, कल ही नहीं बल्कि इससे पहले भी ये चोरी होता रहा है। अच्छा। सबसे पहले तो प्री पोल रिगिंग हुई है, और उन्होंने जो इंतखाबी हल्के बनाए थे यूनियन काउंसिलों में, तो इन्होंने मज़ाफ़ात के अंदर जो है ना वो तकरीबन कोई 7-8 हज़ार आबादी वालों को यूनियन काउंसिल डिक्लेयर कर दिया, जहाँ कुछ वो समझते थे कि भी नॉन कराचीआइट्स लोग रहते हैं। फिर उसके अलावा जो कराची जहाँ से सबसे ज़्यादा जमात जीती है, वहाँ 2-3 लाख की आबादियों पर जो है उन्होंने हल्के बनाए, तो हल्का बंदियों के अंदर इन्होंने दांधी की। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हमेशा इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना चाहे, बड़ी मुश्किल से इलेक्शन का इनेकाद हुआ, और जो नताइज निकले वो सब ने देखे। तो अगर आप वोटर्स की शरह को देखें तो जमात इस्लामी वहाँ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है, लेकिन ये इंतखाबी हलकों की जोड़ तोड़ ने उन्हें बज़ाहिर एक जमात से एज दिया है। अब ये जो कल का इंतखाबात है, सब ने देखा है कि उन्होंने धांस ही नहीं धांधली भी की है और अपनी नंबर बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए, वो एक मुल्क गिर पार्टी है,
और यूनियन काउंसिलों के इंतखाबात में वो यूं तोड़ फोड़ कर रही है और धौंस और धांधली खरबे इस्तेमाल कर रही है। अब आप समझते हैं कि मौजूदा हालात में ले आएगी वो मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी, क्या आप उसको कह रहे हैं मुल्क की जमात है, लेकिन हम जो पास्ट में देख रहे हैं वो तो सिमट के सिंध तक रह गई जी। इसी करतूतों की बदौलत वो अब सिंध तक रह गई है। मैंने तो ये कहा चूंकि वो कौमी पार्टी गिनी जाती है, इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि उन्हें यूं करना जेब नहीं देता कि वे एक यूनियन काउंसिल में इस दर्जा हट धर्मी का मुजाहरा करे कि जिसके नतीजे में अवाम ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में कौम के सर नदामत से झुक जाएं और बैनुल अक़वामी सतह पर हमें इस तरह के इंतखाबात का मजाक उड़ाने का जो है ना वो लोगों को मौका। अमीरुल अज़ीम साहब, कराची और सिंध में जितनी सीटें आपने ली उससे कुछ मेरे ख्याल में तो काफ़ी कम अगर पीटीआई ने ली है, अगर आपका वहाँ पे इत्तेहाद हो जाता तो फिर माइनस पीपल्स पार्टी हो नहीं सकता था। आप नहीं समझते कि इस इत्तेहाद में जो कि मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक नेचुरल भी होता और पीपल्स पार्टी के तसल्लुत से अवाम की जान भी छूट जाती बलदियाती सतह पर, आप लोगों ने लेट कर दिया। अच्छा नहीं, मसला ये है कि हर पार्टी ने अपनी एक पॉलिसी इख्तियार करनी है। जी जी। इलेक्शन से पहले किसी ने भी कोई एडजस्टमेंट की पॉलिसी नहीं दी, ना कोई तैयार था, ना कोई गुफ्तगू ही नहीं हो रही थी। इंतखाबात अपने अपने निशान पे सब नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब जो सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि अब कोई पार्टी जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अकेले मेयर बना सके। तो अब जाहिर है 2-3 पार्टियों को मिलकर जो है ना वो मेयर बनाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि भाई अगर हम सब कोई सियासी बलोगत का मुजाहरा करें और लोगों को समझ आ गई है कि कराची का मैंडेट हाफिज नईम साहब का मैंडेट है, तो अगर सर तमाम पार्टियां से तस्लीम कर लें तो ये कराची के लिए भी और मुल्क की सियासत जो इस वक्त पोलराइजेशन और गालम गलोच के एक खास दायरे में पहुंच चुकी हुई है, उससे भी हमें को बेहतरी मिल जाएगी। और अगर जमात का मैंडेट का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। मामलात खराब है। मैं जाते जाते अपने नाज़रीन के साथ ये भी बात करना चाहती हूँ जिसपे मैं आपका कमेंट लेना चाहती हूँ कि फवाद चौधरी का पंजाब और केपी की निगरान हुकूमतों पर आर्टिकल 6 लगाने का इंदिया, मतलब आर्टिकल 6 इतना ही आसान है? आर्टिकल 6 इससे भी आसान है जो उन्होंने कर दिया इनके साथ। आप में और मेरे पे भी लग सकता है, मतलब इतना आसान जी लग सकता है। अगर हम हुकूमत में हो, हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना माने, आइन का तमस्खर उड़ाए, तो फिर आर्टिकल 6 तो बहुत आसान है लगना। चलें बस ठीक है, और लगना चाहिए, मुझे इन सब पे लगना चाहिए। मुझे समझ नहीं रही, बात समझ से बाहर ही है आपकी वाली बात है। और मैं यही बात करी थी कि ये था आज का शो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल, और हमेशा याद रखिएगा हमें दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।